नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के महापौरों से कहा, वे अपने शहरों में सुनियोजित शहरी विकास, बेहतर परिवहन सुविधा और स्वच्छता पर ध्यान दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत बैंकिंग और संबंधित सेवाओं के डिजिटीकरण से अधिक संचालित होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया। भारत और मिस्र ने आपसी हित के सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश में 1032 हेक्टेयर भूमि में मांग के अवैध खेती नष्ट की। संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व में तेजी से बढ़ती भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक उपाय करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच मोहाली में जारी। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के महापौरों से अपने शहरों में समग्र विकास पर ध्यान देने और जीवन को सुगम बनाने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। श्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में मेयर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहरों में जन भागीदारी से लोगों की भलाई के लिए कार्य करने को कहा। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि नगर निगमों से लोगों का सीधा संबंध है, इसलिए महापौरों की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों का विश्वास जीतें। सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे सर से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने मेयरों से नियोजित शहरी विकास, आर्थिक क्षेत्र का निर्माण, शहरों में बेहतर परिवहन व्यवस्था और आवास तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में मात्र 250 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क था, जो अब बढ़कर 775 किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का काम चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार शहरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने महापौरों से शहरी गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करने को कहा। अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हाँ, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे, तब ये काम हुआ था। हमारे शहर में भाजपा का बोर्ड चुन करके आया था, तब ये काम आया था। भाजपा के लोग जब यहाँ सत्ता में आए थे, तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। ये लोक मानस में स्थिर होना चाहिए। सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल मौजूद थे। देश भर से भाजपा शासित नगर निगमों के 100 से अधिक महापौर और उप महापौर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत में वित्तीय सेवाओं का भविष्य बैंकिंग और संबंधित सेवाओं के डिजिटीकरण से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटीकरण से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवाएं अधिक सुगम बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में ये सिलसिला और बढ़ेगा।
We find that there is definitely a big investment layer which is growing in the technology side, particularly those technologies which are going to influence fintech are rapidly growing, and they vary not just for one aspect of technology but across the board. The use of blockchain technology is expected to rise by about 46% within the next 4 years. श्रीमती सीतारामन ने ये बात नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित भारत में वित्त का भविष्य विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में वित्त संबंधी औसत तकनीकी सेवाएं 64% स्वीकार की गई हैं, जबकि भारत में इनकी स्वीकार्यता 87% है। यूपीआई लेनदेन में बढ़ोतरी के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल जुलाई में 106 खरब 20 अरब रुपए के 6 अरब 28 करोड़ से ज्यादा लेनदेन किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले महीने की तुलना में इसमें 7% की वृद्धि हुई। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीआई ने अगले 5 वर्षों में प्रतिदिन 1 अरब लेनदेन का लक्ष्य तय किया है। Today, the authentication exercise is lots more electronically driven. The Aadhaar could have been one to start with, where you're not physically expected to be somewhere where your Aadhaar can substitute for you. Payments are also not necessarily to be done by cash or you being physically present. That's why you have the UPI, RuPay. So digital is now moving layer after layer where your physical presence wasn't required. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रशासनिक प्रणाली के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता और जवाबदेही से लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था समृद्ध होते हैं। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 49वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक जगत के प्रमुख व्यक्ति अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Academicians, experts are playing critical affirmative role in shaping India's incremental trajectory in all facets in very challenging times. श्री धनखड़ ने कहा कि भारत उन प्रमुख वैश्विक देशों में से एक है जो शिक्षा, व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश इस वर्ष के अंत में G20 समूह की अध्यक्षता करेगा और इससे भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक एजेंडे को नया रूप देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के उत्थान में भारत के उद्योग जगत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसान आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के किसानों के सशक्तिकरण के लिए अनेक उपाय कर रही है। श्री नड्डा ने आज सवेरे गुजरात में गांधीनगर के निकट भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ई बाइक रैली को रवाना किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि ई बाइक्स राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से होते हुए 14,000 से अधिक गांवों से गुजरेंगी। इसका उद्देश्य किसानों के लिए सरकारों के उपायों की जानकारी प्रसारित करना है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेती के लिए बजट में करीब 6 गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1,36,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। श्री नड्डा कल गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय श्री कमलम में गुजरात के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में आम आदमी पार्टी की लगातार आलोचना कर रही है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब ठेका देने में सभी नियमों को बरकरार किया। L7 जोन नंबर 19 ये जो पार्टनर्स हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स के जिनको ये ठेका दिया गया है, इस हस्ताक्षर में एक पार्टनर का नाम है करमजीत सिंह लांबा। ये सवाल है कि ये जब आबकारी नीति जिसको ये कहते थे बहुत अच्छी है दिल्ली के लिए, जिसको ये वापस ले लेते हैं पकड़े जाने के बाद, इस नीति में तो राजस्व बढ़े ये उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आए उसको ठेका मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या, करमजीत सिंह लांबा आप कैंडिडेट, उसी को सारे नियमों की अनदेखी करके शराब का ठेका दे दिया जाता है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा तय करने का सुझाव दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे पत्र में
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कुछ संशोधन करने की सलाह दी है। आयोग ने गुप्त राजनैतिक चंदे की सीमा को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त करने की अनुमति देने की सलाह दी गई है। आयोग ने कहा है कि हर उम्मीदवार को चुनाव संबंधी कामों के लिए अलग से बैंक खाता खोलना चाहिए। वर्तमान में चुनावी खर्चों के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना निर्देशों का एक हिस्सा है, लेकिन निर्वाचन आयोग अब इसे चुनाव संबंधी नियमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश को सतत विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। श्री गडकरी आज नई दिल्ली में जलवायु उद्देश्यों पर आधारित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत 14 से 16 लाख करोड़ रुपए का जीवाश्म ईंधन आयात करता है, जो कि देश पर पर्यावरणीय बोझ के साथ साथ आर्थिक भार भी है। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आयात में कमी लाने के विकल्प खोजना वर्तमान समय की आवश्यकता है। In the use of fossil fuels, we are spending at least 40 to 16 lakh crores on import of fossil fuels. That is not only ecology and environment problem, but also an economic problem. And that is the reason that we need to find out options. And we need to reduce imports and to increase our exports. Without that, we cannot make Atmanirbhar Bharat. श्री गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 4 स्तंभों को महत्वपूर्ण बताया। ये प्रौद्योगिकी, आर्थिक व्यवहार्यता, कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पाद की विपणन क्षमता के रूप में मौजूद हैं। श्री गडकरी ने अनुसंधान संगठनों से अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए 100% नए नवाचारों का पता लगाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश में 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अवैध भांग की खेती नष्ट कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि केंद्रीय स्वापक ब्यूरो के अधिकारियों ने पिछले 2 हफ्तों में चलाए गए सबसे बड़े अभियानों में से एक के दौरान अवैध भांग की खेती नष्ट की। इस अभियान के दौरान ग्रामवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने और प्रवर्तन के उपाय करने की दोहरी नीति अपनाई गई है। केंद्रीय स्वापक ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में अवैध मादक पदार्थों की खेती को नष्ट करने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। इसके तहत पिछले वर्षों में 25,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अफीम और भांग की अवैध खेती नष्ट की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में निदेशक के पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर शेषाद्रि शेखर को आईआईटी पलक्कड़ में निदेशक और इसी संस्थान के दूसरे प्रोफेसर श्रीपाद करमालकर को आईआईटी भुवनेश्वर का निदेशक नियुक्त किया गया है। आईआईटी खड़गपुर के वेंकैयाप्पा आर देसाई को आईआईटी धारवाड़ का निदेशक बनाया गया है, जबकि आईआईटी धारवाड़ के निदेशक पासुमार्थी सिशु को आईआईटी गोवा के निदेशक पद की जिम्मेदारी दी गई है। आईआईटी भिलाई के निदेशक
रजत मूना को IIT गांधीनगर, KN सत्यनारायण को IIT तिरुपति, राजीव प्रकाश को IIT भिलाई और मनोज सिंह गौड़ को IIT जम्मू में नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विधानमंडल और संसद में अनुशासन बहुत जरूरी है। श्री धनखड़ का आज राजस्थान विधानसभा में एक समारोह में अभिनंदन किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और विधानमंडल लोगों की आकांक्षाओं के साथ साथ जन भावनाओं का भी प्रतिबिंब है। विधानसभा में व्यवधान पैदा करना हमेशा सत्ता पक्ष के पक्ष में जाता है। किसी भी विधानसभा को ले लीजिए, और जो मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि राजस्थान विधानसभा के संबंध में बिल्कुल नहीं है। हाउस नहीं चलेगा, व्यवधान होगा, देयर विल बी नो डिस्कशन ऑन द बिल, इट विल बी पास्ड एज सच। नतीजा क्या होगा, उसमें जो सुधार हो सकता है, नया विचार आ सकता है, वो सामने नहीं आएगा और एक अच्छा काम अधूरा रह जाएगा। इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पंजाब के जिलों में ड्रग्स कारोबार, गैंगवार और आपराधिक गतिविधियों का संचालन चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को इससे सख्ती से निपटना चाहिए। श्री ठाकुर आज गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 92वें वार्षिक सम्मेलन समारोह की अध्यक्षता के बाद अमृतसर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में असुरक्षा की भावना पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर विशेष सत्र बुलाए जाने पर श्री ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकारें शराब घोटाले जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के महापौरों से अपने शहरों में सुनियोजित शहरी विकास, बेहतर परिवहन सुविधा और स्वच्छता पर ध्यान देने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत बैंकिंग और संबंधित सेवाओं के डिजिटीकरण से अधिक संचालित होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया। भारत और मिस्र ने आपसी हित के सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश में 1032 हेक्टेयर भूमि में भांग की अवैध खेती नष्ट कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व में तेजी से बढ़ती भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक उपाय करेगी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच मोहाली में जारी। भारत और मिस्र ने आपसी हित के सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश समयबद्ध तरीके से रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावों की पहचान करने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल काहिरा में मिस्र के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा कार्यक्रमों के विस्तार के लिए कई मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। दोनों नेताओं ने रक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण के आदान प्रदान और आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास कार्यक्रम को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार विमर्श किया और स्थिर विश्व के लिए भारत तथा मिस्र के योगदान पर चर्चा की। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने आपसी सहयोग और रक्षा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर आपसी विचार साझा किए। श्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट संदेश में कहा कि इस पहल से भारत और मिस्र के संबंधों को नई गति तथा दिशा मिलेगी। उन्होंने मिस्र के रक्षा मंत्री को भारत अफ्रीका डिफेंस डायलॉग और अगले महीने गांधीनगर में होने वाले 12वें डिफेंस एक्सपो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक में विश्व में बढ़ती भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। वैश्विक नेताओं ने इस बारे में विचार विमर्श शुरू कर दिया है। 75 देशों में से 200 से अधिक सिविल सोसाइटी संगठनों ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बढ़ती भुखमरी पर रोष व्यक्त किया गया है और इसके फौरन समाधान के उपाय सुझाए गए हैं। इन संगठनों की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में 34 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग भीषण भुखमरी का सामना कर रहे हैं
और 2019 के मुकाबले ये संख्या दोगुनी हो चुकी है। वैश्विक नेता आज से संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में व्यापक विचार विमर्श शुरू करेंगे। वैश्विक ध्रुवीकरण, रूस यूक्रेन संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा संकट, आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा। सुधार पर केंद्रित 2 बैठकों के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के एजेंडे में ये विषय प्राथमिक रहेगा। अमेरिका ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार पेश करेंगे और इस पर व्यापक परामर्श करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर शनिवार को बैठक में भारत का पक्ष रखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 5 दिन की अमेरिका यात्रा के पहले चरण में आज शाम न्यूयॉर्क पहुंचे। वे पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में कल से 23 सितंबर तक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर सिंह उच्च स्तरीय संयुक्त भारतीय मंत्रालयों के आधिकारिक शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ढाका में दक्षिण एशियाई देशों के राजनयिकों को बांग्लादेश सरकार ने म्यांमार सेना की गोलाबारी से पैदा हालात से अवगत कराया है। कार्यवाहक विदेश सचिव सेवानिवृत्त रियर एडमिरल मोहम्मद खुर्शीद आलम ने इन गोलों के बांग्लादेश सीमा में गिरने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आसियान देशों के राजनयिकों को म्यांमार की अंधाधुंध गोलाबारी से बांग्लादेशी नागरिकों के घायल होने और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान की भी जानकारी दी है। जापान में आए समुद्री तूफान नानमादोल में कम से कम 4 लोगों की मृत्यु हुई और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में रविवार सुबह आए इस तूफान को हाल के दशक का सबसे भीषण समुद्री तूफान बताया जा रहा है। बचावकर्मियों ने कई इलाकों में पानी भरने और कीचड़ के सैलाब की चेतावनी दी है। करीब 1,40,000 घरों में बिजली गुल रही। लगभग पूरे देश को प्रभावित करने के बाद तूफान समुद्र की ओर बढ़ गया। इस समुद्री तूफान की तीव्रता स्तर घटाकर चक्रवात कर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक प्रभाव ला नीना के चलते इस वर्ष और तूफानों की चेतावनी भी दी है। जलवायु परिवर्तन के कारण अटलांटिक और कैरिबियन क्षेत्रों में समुद्री सतह का तापक्रम बढ़ने के कारण तूफानों की संख्या और विकटता बढ़ने की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.98% की वृद्धि से 579 अंक बढ़कर 59,720 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.1% की बढ़त से 194 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 17,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 79.76 प्रति डॉलर के स्तर पर था और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य लगभग 0.5% बढ़कर $92.55 प्रति बैरल पर था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच इस समय मोहाली में जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर बना लिए 145 रन। भारतीय टीम ने इस मैदान पर अभी तक 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले और तीनों ही मैचों में विजय हासिल की। खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। खेलों में डिजिटलीकरण और इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत करने जैसी मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत देश में 1,000 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। वे आज अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 52वें वार्षिक खेल सम्मेलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को शौचालय से परोसे जा रहे भोजन के मामले को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री ठाकुर ने निर्देश दिया है कि ठेकेदार को भविष्य के लिए प्रतिबंधित सूची में डाला जाए। सहारनपुर के एक स्टेडियम में शौचालय के अंदर कबड्डी खिलाड़ियों को खाना परोसे जाने के कुछ वीडियो सामने आए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के बारे में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2017 को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस योजना का उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक परिकल्पना को साकार करने के लिए टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में उन्नत नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचा और हवाई संपर्क स्थापित करके आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना है। हवाई यात्रा के लिए, एविएशन फील्ड के लिए विश्व में सबसे ज्यादा अवसर कहीं है तो भारत में। बहुत पहले हमारी सोच ये बनी थी कि हवाई यात्रा ने ये राजा महाराजाओं का ही विषय है। इतना बड़ा देश है, इतनी संभावनाएं हैं, विश्व का ध्यान है, एक एविएशन पॉलिसी बनाए, कसौटी पर कसे, सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें विश्वास में ले और नीति के आधार पर इसके एक्सपांशन की एक डिजाइन तैयार करें। मुझे खुशी है कि आजादी के बाद पहली बार देश में एविएशन पॉलिसी बनाने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। एविएशन को मैं किस रूप में देखता हूँ? गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है कि मैं चाहता हूँ कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दे, और आज ये संभव हो रहा है। इस योजना को क्षेत्रीय विमानन बाजार में तेजी लाने के लिए तैयार किया गया था, जिससे आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को व्यावहारिक बनाया जा सके। उड़ान के दूसरे चरण में पर्वतीय, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपीय राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। योजना का तीसरा चरण सी प्लेन के संचालन के लिए एयरोड्रोम विकसित करने पर केंद्रित है। उड़ान योजना के चौथे चरण में क्षेत्रीय केंद्रों के विकास के लिए छोटे हवाई मार्गों पर ध्यान दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में उड़ान योजना से देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 में 74 हवाई अड्डे परिचालन में थे। इस योजना से ये संख्या अब बढ़कर 141 तक हो गई है। उड़ान योजना के तहत 68 ऐसे गंतव्यों को जोड़ा गया है जहां हवाई संपर्क की सुविधा कम थी या उपलब्ध नहीं थी। योजना के अंतर्गत 425 नए हवाई मार्ग शुरू किए गए। उड़ान ने देश भर में 29 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क की सुविधा प्रदान की है। 4 अगस्त 2022 तक 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इस योजना ने क्षेत्रीय स्तर पर सेवाएं दे रही घरेलू विमानन कंपनियों को अपनी परिचालन गतिविधियां बढ़ाने के लिए एक आवश्यक मंच भी प्रदान किया है। उड़ान ने भारतीय विमानन उद्योग के काया पलट में बड़ी भूमिका निभाई है। योजना से विभिन्न हितधारकों को लाभ हुआ है, यात्रियों को हवाई संपर्क का लाभ मिला है और विमानन कंपनियों को क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन के लिए रियायतें मिली हैं। योजना से ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए हवाई संपर्क का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिला है जहां हवाई संपर्क सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मार्च 2020 में कोविड महामारी के दौरान उड़ान लाइफलाइन पहल से देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1000 टन माल और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के परिवहन के लिए 588 उड़ानों को संचालित करने में मदद मिली। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के महापौरों से कहा वे अपने शहरों में सुनियोजित शहरी विकास, बेहतर परिवहन सुविधा और स्वच्छता पर ध्यान दें।
वित्त मंत्री ने कहा, भारत बैंकिंग और संबंधित सेवाओं के डिजिटीकरण से अधिक संचालित होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया। भारत और मिस्र ने आपसी हित के सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।